जय हिंद। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के सेशन में हमें बात करनी है एक तो इमरजेंस ऑफ गांधी के बारे में। गांधी जी जो कि ट्रू सेंस में हमारे नेशनल स्ट्रगल को मासेस तक लेके जाएंगे, नॉन वायलेंस की तरफ लेके जाएंगे, जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन देंगे। उनके इमरजेंस के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या कामकाज किए, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक बातचीत है। मोहनदास करमचंद गांधी कब पैदा हुए? अक्टूबर 2, 1869 को। ये हम सबको पता है। कब पैदा हुए? अक्टूबर 2, 1869 को। कहाँ पैदा हुए? गुजरात की एक प्रिंसली स्टेट काठियावाड़ में पोरबंदर नाम की जगह पर पैदा हुए गांधी जी। गांधी जी के फादर करमचंद गांधी स्टेट के दीवान हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, मतलब अच्छी फैमिली में पैदा हुए गांधी जी। गांधी जी की मदर का नाम क्या था? पुतलीबाई गांधी। और गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई करी और इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कहाँ से ली? इंग्लैंड से ली। ये बेसिक बातचीत हम सबको पता है। गांधी जी सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका गए 1893 में। कब गए? 1893 में गए। और ये साउथ अफ्रीका गए थे अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में गए। क्यों गए? अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। तो इसको याद रख लेना, बाई चांस छोटे मोटे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। क्यों गए थे? अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। लेकिन गांधी जी जैसे ही साउथ अफ्रीका पहुंचे, गांधी जी ने देखा कि साउथ अफ्रीका में जितने भी एशियंस हैं, जितने भी इंडियंस हैं, उनके अगेंस्ट में एक्सट्रीम लेवल का रेसिज्म किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। इनफैक्ट गांधी जी को खुद को ट्रेन से फेंक दिया गया था। ये कहानी हम सब ने पढ़ी है, सुनी है। और इस बैकड्रॉप में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में रुकेंगे और इंडियन वर्कर्स की इस लड़ाई को लड़ेंगे। गांधी जी ने इंडियन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी, उनको यूनाइट करने की शुरुआत करी, एंड ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर देयर राइट्स। गांधी जी वापस आएंगे इंडिया जनवरी 1915 में। 1914 तक गांधी जी रहेंगे साउथ अफ्रीका में। और इस पूरे फेज के दौरान साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से मूवमेंट चलाए, उन सब के बारे में अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। अच्छा, उस दौर में साउथ अफ्रीका में जितने भी इंडियंस रह रहे थे उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक कैटेगरी थी इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स की। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब बेसिकली होता क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबरर्स को हायर करती थी और फिर दुनिया भर में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जहाँ भी कॉलोनीज थी वहाँ पे उनको ले जाया जाता था प्लांटेशंस में काम करने के लिए। और इंडिया भी कॉलोनी हुआ करता था। यहाँ कौन सा बहुत अच्छी कंडीशंस थी, यहाँ भी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था। तो ये बेचारे गरीब इंडियंस वो चले जाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस उम्मीद में कि वहाँ से पैसा कमाएंगे, उस पैसे से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। तो बहुत सारे इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स को साउथ अफ्रीका ले जाया गया आफ्टर 1890 शुगर प्लांटेशंस में काम करने के लिए। और ज़्यादातर जो इंडियंस हैं उनको ले जाया गया साउथ इंडिया से, मद्रास वाले रीजन से, इनफैक्ट कैलकाटा वाले रीजन से भी बहुत सारे इंडियंस को एज इंडेंचर्ड लेबर ले जाया गया टू साउथ अफ्रीका आफ्टर 1890 शुगर प्लांटेशंस में काम करने के लिए। पहली कैटेगरी कौन सी थी? इंडेंचर्ड इंडियन लेबर की। दूसरे थे मर्चेंट्स, और इसमें ज़्यादातर मेमन मुस्लिम्स थे। मर्चेंट्स वो लोग जिनके पास में थोड़ा बहुत पैसा था, और ये लोग इस उम्मीद में इन लेबरर्स के पीछे पीछे चले गए कि चलो वहाँ पे प्लांटेशंस हैं, कुछ कामकाज होगा तो हम भी थोड़ा बहुत पैसा बनाएंगे, कुछ कामकाज करेंगे। और तीसरी कैटेगरी थी एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स की। ऐसे लेबरर्स जो गए थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने के लिए, लेकिन जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाएंगे। मतलब अब उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो हैं वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो चुके हैं। 3 कैटेगरीज। एक तो जो कि प्रेजेंटली आज की डेट में इंडेंचर्ड इंडियन लेबर के तौर पे काम कर रहे थे, दूसरे मर्चेंट्स, और तीसरे एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स। और ये जितने भी इंडियन साउथ अफ्रीका में रह रहे थे दे वर इलिटरेट। भाई पढ़े लिखे होते तो लेबरर के तौर पे काम करने के लिए क्यों जाते? इलिटरेट लोग थे। इनके साथ में जब भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था तो इनको लगता था कि ये तो हमारी किस्मत है। और इंडिया से गए थे जो कि खुद एक कॉलोनी थी, यहाँ भी उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो इन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ मैटर ऑफ फेट। और इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते इंडियंस के अगेंस्ट में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इनको बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ फेस करनी पड़ती थी। जैसे
साउथ अफ्रीका में इंडियंस को राइट टू वोट नहीं था। जैसे जितने भी इंडियंस थे इनको रहने के लिए पर्टिकुलर लोकेशंस दी गई थी, पर्टिकुलर कॉलोनीज बनाई गई थी, और ये जो कॉलोनीज हुआ करती थी इनमें सैनिटेशन की कंडीशन बड़ी ख़राब होती थी, ये बड़ी कंजेस्टेड होती थी। इनफैक्ट इन कॉलोनीज में बेसिक एम्यूनिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल नहीं होती थी। कुछ कॉलोनीज ऐसी थी जहाँ पे ये रूल था कि रात को 9 बजे के बाद इंडियंस घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, पब्लिक फुटपाथ्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सोचो कितने हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है कि आप सड़क को यूज़ नहीं कर सकते हो। और जब ये डिस्क्रिमिनेशन गांधी जी ने देखा तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इंडियन वर्कर्स को यूनाइट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उनके राइट्स के लिए लड़ाई को लड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करेगा और थोड़ा सा पुश कर देगा, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो आगे फिर गांधी जी की लड़ाई शुरू होती है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी शुरू करते हैं मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल को। ये मॉडरेट फेज कब से कब तक चला? 1894 से लेके 1906 तक। इस पूरे फेज के दौरान गांधी जी प्राइमरीली पेटिशंस लिख रहे थे, मेमोरियल्स लिख रहे थे, साउथ अफ्रीका की अथॉरिटीज़ को, ब्रिटेन की अथॉरिटीज़ को चिट्ठियाँ लिख रहे थे। और गांधी जी का ये मानना था कि एक्चुअली में अथॉरिटीज़ को पता नहीं है कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस की कंडीशन कितनी ख़राब है, उनके अगेंस्ट में कितने हाई लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अगर अथॉरिटीज़ को बता दिया जाएगा, उनको जानकारी लग जाएगी, तो वो हमारे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेंगे, इंडियंस की कंडीशन को सुधारने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। बिकॉज इंडियंस भी जो हैं वो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, भाई हम भी तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। तो इस बैकड्रॉप में गांधी जी ये कर रहे थे कि गांधी जी खूब सारी पेटिशंस फाइल कर रहे थे, खूब सारे मेमोरियल्स को फाइल कर रहे थे, खूब सारी चिट्ठियाँ लिख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही अथॉरिटीज़ को पता चलेगा तो साउथ अफ्रीका की अथॉरिटीज़ और ब्रिटेन की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इंडियंस की कंडीशन को सुधारने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। 1894 में गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस को स्टैब्लिश किया, साउथ अफ्रीका में जो भी वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियंस थे उनको यूनाइट करने के लिए। नेटल इंडियन कांग्रेस को कब स्टैब्लिश किया गया? 1894 में स्टैब्लिश किया गया। एक पेपर शुरू किया गांधी जी ने जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो ये याद रखना कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एक पेपर शुरू किया इंडियन ओपिनियन, और इसका भी काम क्या था? बेसिकली जितने भी इंडियंस हैं उनको थोड़ा अवेयर करना, उनको बताना कि आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको यूनाइट करना, और ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनको बताना कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ में किया जा रहा है। गांधी जी इस उम्मीद में थे कि जैसे ही अथॉरिटीज़ को पता चलेगा कि इतनी ख़राब सिचुएशन है इंडियंस की, वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1906 में उल्टा हुआ। 1906 में सरकार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का एक लॉ लेकर आ गई, और ये जो 1906 है इसके बाद शुरू हुआ फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस या फिर सत्याग्रह, और ये चलेगा 1914 तक। और 1906 में ये जो कानून है ये क्या कह रहा था? इस कानून के थ्रू कहा गया कि जितने भी इंडियंस साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उनको कंपल्सरीली खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, खुद के फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा इसको 24 घंटे अपने साथ लेके घूमना पड़ेगा। सोचो कितने हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है कि इंडियंस को सेपरेट करने के लिए सिर्फ स्पेशली इंडियंस को बोला जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको अपने फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसको 24 घंटे आप अपने साथ लेके घूमोगे। और ये बैकड्रॉप क्या है इसका? इसका बैकड्रॉप ये है कि इंडियंस आते जा रहे हैं, चोरी चकारी करते हैं, या ये तो मतलब सेकंड ग्रेड सिटीजन है तो इनको इक्वल राइट्स क्यों दें? तो उनको बोला जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करो, सर्टिफिकेशन लो, और उस सर्टिफिकेट को 24 घंटे अपने साथ लेके घूमो। गांधी जी सोच रहे थे कि भाई जब हम बता देंगे कि हमारी स्थिति इतनी ख़राब है, हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ और साउथ अफ्रीका की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ स्टेप्स लेंगे इन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए। लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ कि 1906 में कानून आ गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपल्सरीली, और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में इंडियंस को यूनाइट किया। एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन को फॉर्म किया गांधी जी ने। कब? 1906 में। और इस पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन के थ्रू गांधी जी ने इंडियंस को बोला, जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, बट ऑब्वियसली बात कि आपको इस कानून को नहीं मानना है, डिफाई करना है, और सरकार अगर इस कानून को डिफाई करने के लिए, ना मानने के लिए आपको कोई भी पेनल्टी देती है, आपको किसी भी तरीके से पनिश करती है, तो आपको शांति से उस पनिशमेंट को लेना है।
ये होता है पैसिव रेजिस्टेंस। लेकिन गांधी जी इस पैसिव रेजिस्टेंस नाम से खुश नहीं थे, उनको था कि कुछ अलग नाम रखना है। एंड देन ही केम आउट विद द टर्म सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब गांधी जी की लैंग्वेज में यही था कि हमें वायलेंस के रास्ते पे नहीं जाना है, हम नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हुए, सच के रास्ते पे चलते हुए अथॉरिटीज़ को ये रियलाइज़ करवाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इस लड़ाई में हमारे ऊपर जितना भी अत्याचार किया जाएगा, हमें जितना भी पनिश किया जाएगा, हम उस पनिशमेंट को हंसते हंसते सहन कर लेंगे। और यहाँ से आइडिया ऑफ सत्याग्रह बिल्ड होने की शुरुआत हो रही है। पहली बार आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के पूरे ग्राफ में देखने को मिलेगा। बेसिक आइडिया क्या है? 1906 में एक कानून लाया गया और साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ ने बोला कि जितने भी इंडियन साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उनके लिए कंपलसरी किया जा रहा है कि वो खुद को रजिस्टर करवाएं, अपने फिंगरप्रिंट्स दें, और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा इसको अपने साथ 24 घंटे लेके घूमें। गांधी जी ने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन है, और इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन को फॉर्म किया 1906 में, और इंडियंस को बोला कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम खुद को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, और इसके लिए सरकार हमें जो भी पेनल्टीज़ देगी हम उन सभी पेनल्टीज़ को सफ़र करेंगे, झेलेंगे हंसते हंसते। गांधी जी और उनके बहुत सारे एसोसिएट्स को जेल में डाल दिया गया। जैसे ही ये मूवमेंट स्ट्रांग होने लगा तो गांधी जी और जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको जेल में डाला गया। लेकिन लेटर ऑन अथॉरिटीज़ ने धोखे से इंडियंस को मना लिया खुद को रजिस्टर करने के लिए। इसकी भी कहानी है, हालांकि साउथ अफ्रीका में हुई हैं ये चीज़ें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हुआ ये कि जब ये पहली बार आया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन को फॉर्म कर लिया और इन्होंने बोल दिया कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, और एक तरीके से सत्याग्रह करने की शुरुआत कर दी। अच्छा, गांधी जी इसी दौरान ब्रिटेन गए, और वहाँ पे जो भी एक साउथ अफ्रीका में प्रोविंस हुआ करती थी ट्रांसवेल नाम की, ट्रांसवेल में हो रहा था ये सब कुछ। तो गांधी जी ब्रिटेन गए और वहाँ पे जो भी ट्रांसवेल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, जो भी अथॉरिटीज़ हुआ करती थी, उनसे मिले और उनसे बातचीत की। उनको बताया कि इंडियन के साथ में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और ये डिस्क्रिमिनेशन गलत हो रहा है, हम भी तो आप ही के सब्जेक्ट हैं, हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गांधी जी इतना इफेक्टिवली बात कर रहे थे कि इस कानून के ऊपर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस ने वीटो किया। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बोला गया कि ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला कानून लाया गया है ये गलत है, इसको वीटो किया जाए, इसको लागू नहीं किया जाएगा। गांधी जी एक तरीके से सक्सेसफुल हो गए। गांधी जी जब वापस आने लगे तो बीच में बड़ी अजीब घटना हो गई। अजीब घटना क्या हुई? 1 जनवरी 1907 तो ठीक है, 1 जनवरी मेरे को डेट कंफर्म नहीं है, जनवरी 1907 में ये जो ट्रांसवेल वाला रीजन है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेल्फ गवर्नेंस का राइट दे दिया, सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी। ये जो कानून लाया गया था, ये कानून लाया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, और इस कानून को रिपील करवाने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए, बातचीत की और अल्टीमेटली मना भी लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको वीटो कर दिया। लेकिन जब तक गांधी जी वापस आते, रास्ते में ही थे, उसी बीच में 1 जनवरी 1907 को ये जो ट्रांसवेल वाला रीजन है इसको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दे दिया। मतलब अब जो पावर है वो लोकल अथॉरिटीज़ के पास में आ गई। और जो ट्रांसवेल में साउथ अफ्रीका में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुए, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला कानून है इसको लागू किया जाएगा। मतलब ब्रिटिशर्स को तो मना लिया था गांधी जी ने, लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ ने, जिनको अभी अभी सेल्फ गवर्नमेंट का राइट मिला था, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं साहब, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला कानून तो लागू किया जाएगा। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि गांधी जी इसके अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे। जब वापस आए तो अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी जेल में थे, शायद 4 महीने की सज़ा सुनाई गई थी इनको। जब गांधी जी जेल में थे तो साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ जो हैं वो गांधी जी से मिलने के लिए जाती हैं और गांधी जी को बोलती हैं कि देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला सिस्टम है, ये जो कानून है, ये हम सिर्फ इसलिए लागू कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में और इंडियंस ना आ जाएं, फ्यूचर में और एशियंस ना आ जाएं, बिकॉज उतनी पॉपुलेशन को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। बाकी आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ले लो, खुद का नाम रजिस्टर करवा दो, बाकी उसके बाद आपको बाकी सिटीजन्स के जैसे कंसिडर किया जाएगा, जैसे बाकी साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स हैं वैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा। गांधी जी को ये बात सही लगी। गांधी जी को लगा कि चलो ठीक है, इनका बेसिक आइडिया ये नहीं है कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, इनका बेसिक आइडिया ये है कि फ्यूचर में और लोग ना आ जाएं, उनका बर्डन हम झेल नहीं पाएंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लोग आज जो इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं उनको रजिस्टर करने की बात कर रहे हैं।
गांधी जी को जेल से रिलीज़ कर दिया गया। गांधी जी बाहर आए और गांधी जी ने इंडियंस को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है और सरकार ने बोला है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसके अगेंस्ट में कुछ इंडियंस ने, एक पठान करके आदमी है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने अपोजिशन भी किया था। उन्होंने गांधी जी को बोला कि अपनी सज़ा कम करवाने के लिए और कुछ 1.5 लाख रुपयों के लिए आपने अपने ईमान को बेच दिया। बट हाँ, गांधी जी पॉपुलर थे, तो इंडियंस ने गांधी जी की बात मानी, उनको लगा कि बात सही है और इंडियंस ने खुद को रजिस्टर करवाने की शुरुआत कर दी। लेकिन जब एक बार इंडियंस ने खुद को रजिस्टर करवा लिया तो ये जो साउथ अफ्रीका की अथॉरिटीज़ हैं ये पलट गई। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमने कभी नहीं बोला था कि आपको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। सोचो, अथॉरिटीज़ ने धोखे से इंडियंस को रजिस्टर करवाया, लेकिन जब ये पता चला कि हमें धोखा दिया गया है तो फिर इंडियंस जो हैं वो और अग्रेसिवली यूनाइट होंगे गांधी जी के अंडर में, और जितने भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे उनको इंडियंस ने पब्लिकली जलाने की शुरुआत करी, ऑर्डर्स को डिफाई करने की शुरुआत करी। लेकिन अभी भी सब कुछ नॉन वायलेंट हो रहा है। हालांकि ये जो सर्टिफिकेशंस को जलाया जा रहा है, गांधी जी जो मांग रहे थे कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वो इक्वल राइट्स मिलेंगे नहीं। इक्वल राइट्स तो बहुत बाद में मिलेंगे, लेकिन हाँ, एक लड़ाई की शुरुआत हो गई है। साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ और गांधी जी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के बीच में मीडिएशन का काम करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, बट हाँ, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में एक लड़ाई की प्लेटफॉर्म रख दी है गांधी जी ने। अच्छा, इसी दौरान एक चीज़ और हुआ ये कि ये जितना भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट में मूवमेंट चल रहा था, ये कहाँ चल रहा था? ये चल रहा था ट्रांसवेल वाले एरिया में। जैसे ही साउथ अफ्रीका के बाकी रीजन्स में जो इंडियंस रह रहे थे उनको पता चला कि इंडियंस जो है वो एक सत्याग्रह कर रहे हैं, लड़ाई खूब बढ़िया चल रही है और उनका जो कॉज है वो जस्ट है, सही है, तो बाकी इंडियंस ने भी ट्रांसवेल वाले रीजन की तरफ आने की शुरुआत करी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन उस टाइम पर साउथ अफ्रीका में एक रूल और था कि जितने भी इंडियंस थे वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे एरिया में नहीं जा सकते थे। भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको लाया गया है, आपको जो कॉलोनी दी गई है आप सिर्फ वहाँ पे रहोगे, अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते हो। और कॉलोनी में भी अभी अपन पढ़ रहे थे ना कि रूल कितने स्ट्रिक्ट थे कि रात को 9 बजे के बाद आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। ऐसे में ये रूल तो बट ऑब्वियस सा था कि आप किसी दूसरे रीजन में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे ही इंडियंस को पता चला कि ट्रांसवेल में सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में स्ट्रांग मूवमेंट चल रहा है, तो इंडियंस ने इस कानून को भी डिफाई करने की शुरुआत करी और अपनी मर्जी से ट्रांसवेल वाले रीजन की तरफ आने की शुरुआत करी। दिस अर्लियर कैंपेन वॉज वाइडेंड टू इंक्लूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ न्यू लेजिस्लेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन। ये जो लेजिस्लेशन था कि इंडियंस अपनी मर्जी से किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करी। इंडियंस ने इस कानून को डिफाई करने की शुरुआत करी और लार्ज नंबर में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस की तरफ आने की शुरुआत करी। इंडियंस ने अपने लाइसेंस को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। इस दौरान बहुत सारे इंडियंस को जेल में डाला गया। हालांकि अपन ने टाइटल अगर पढ़ा हो तो कहा जाता है एक्सपेरिमेंट्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे गांधी, लेकिन एक स्ट्रांग फाउंडेशन रख देंगे ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके अगेंस्ट में लड़ाई के लिए। आगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, उनको अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिंपल चीज़ें, एक तो ये याद रखो कि नेटल इंडियन कांग्रेस को 1894 में फॉर्म किया गया। इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर शुरू किया गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल 1894 से लेकर 1906 तक था। इस मॉडरेट फेज में पेटिशंस वगैरह के थ्रू कोशिश की जा रही थी कि साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ को और ब्रिटेन की अथॉरिटीज़ को बताया जाए कि इंडियंस की कंडीशन कितनी खराब है, उनके अगेंस्ट में किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन जब 1906 में ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स वाला कानून लेकर आ गई साउथ अफ्रीका की अथॉरिटीज़, तो गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत करी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, एक दो बार इनको देखो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो और चीज़ों को ख़त्म करो। आगे की चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।